अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि यू कांट हैव अ बेटर टुमारो इफ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यस्टरडे। अगर आप कल के बारे में सोच रहे हो तो आप कल को बेहतर नहीं बना सकते हो। इसलिए आपको अगर कल बेहतर बनाना है तो आपको कल के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पर कल मतलब पास्ट है और कल मतलब फ्यूचर है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, सेकंड अटेम्प्ट हो गया, थर्ड अटेम्प्ट हो गया तो उनको ऐसा लगता है यार नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिक्स्थ अटेम्प्ट में क्लियर करके भी आईएएस बने हैं। और फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बनो, सिक्स्थ अटेम्प्ट में आईएएस बनो, आप आईएएस ही कहलाते हो। उसी के साथ साथ कोई ऐसे होते हैं जिनको टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं, तो वही लेकर वो पेपर के वहाँ पर जाते हैं और सोचते हैं कि यार टेस्ट सीरीज में नहीं मिले तो इसमें भी नहीं मिलेंगे। क्यों ऐसा सोच रहे हो? कल से आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, कल से आपको सीखना है जिससे कि आप कल को बेहतर बना सको। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि इफ यू स्टिल थिंकिंग अबाउट यस्टरडे यू कांट हैव बेटर टुमारो। तो आइए यहाँ पर 3 नवंबर का एनालिसिस जो है वो देखते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज पर आते हैं। तो ये कंट्री कौन सी है आपको पहचानना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। एक्सप्लेन सेक्शन पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमें जो यूएसए है उसमें जो इलेक्शंस चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही है। तो काफ़ी वॉलेटाइल हमें मार्केट जो है वो भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि क्या है कि अगर जो जिसकी सरकार होती है वो हार जाता है तो शेयर मार्केट जो है काफ़ी डाउन आ जाता है। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते कितना ज़्यादा यहाँ पर वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए टेक्सास, अगर आप देखो फ्लोरिडा, आप देखो जॉर्जिया, आप देखो यहाँ पर जो पोल्स है उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर ट्रम्प रेड इसमें है और ब्लू इसमें बिडेन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना फ्लक्चुएटिंग मार्केट है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं, है ना। नहीं तो बहुत सारे लोगों को लगता है डायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं। जी नहीं, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं। मतलब डायरेक्टली जो लोग हैं वो प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते हैं, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो यहाँ पर बनाते हैं। और इलेक्टोरल कॉलेज समझ लीजिए 538 के आसपास होते हैं। मतलब अगर किसी को भी जीतना है तो 270 की इलेक्टोरल कॉलेज जो उनके फेवर में रहने चाहिए। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कौन जीतेगा ये भी काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि 3 नवंबर जो है लेट नाइट तक रिजल्ट जो है वो आ सकता है, लेकिन फिर भी डिले हो जाएगा ऐसा बोला जा रहा है। और रिजल्ट अगर आता है और डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं तो ये भी बोलना काफ़ी मुश्किल है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना जो ऑफिस है वो छोड़ेंगे। क्योंकि उन्होंने बीच में कहा था कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है इलेक्शंस में तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें दखलंदाजी करना चाहिए। मतलब कि अगर रिजल्ट आता है उसके फेवर में नहीं आता है तो हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके दरवाजे खटखटाए और जिसमें थोड़ा डिले जो है वो भी हो सकता है। यहाँ पर मालाबार नेवी एक्सरसाइज के बारे में बात हो रही है, तो इसके रिगार्डिंग भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज देखते हैं तो ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल हम देखेंगे कॉर्ड के बारे में। ये वाला हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला भी नहीं है। उसी के साथ ये वाला अगर हम देखते हैं तो ये वाला भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला अगर हम देखते हैं तो फिर से वही चार्ली हेब्डो है, मतलब फ्रांस में जो चीज़ें चल रही है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं मालाबार नेवी एक्सरसाइज के बारे में, पर्पस एंड देन पार्टिसिपेंट्स।
जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेज 1 अगर हम देखते हैं मालाबार नेवल एक्सरसाइज का, तो वो ट्यूसडे को काफ़ी खतरनाक तरीके से होता हुआ हमें देखने को मिला है ना। और उसी के साथ साथ फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2007, अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि 2007 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है? देखिए, इसमें कुछ खास चीज़ें हुई है। सबसे पहले तो हम मालाबार एक्सरसाइज क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। मालाबार एक्सरसाइज ये मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कौन सी एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, मिलिट्री कौन सी है ना, जिसमें यहाँ पर स्टिमुलेटेड वॉर गेम्स और कॉम्बाट जो मोनोवेट्स है ये यहाँ पर इंक्लूडेड रहता है। अब ये स्टार्ट हुई थी 1992 में, 1992 में शुरू हुई थी एज ए बायलैटरल एक्सरसाइज इंडियन एंड यूएस नेवीज के बीच में। जापान ने ज्वाइन किया 2015 में। ध्यान देना है आपको, जापान ने ज्वाइन किया 2015 में। पहले ये बायलैटरल एक्सरसाइज थी, मतलब यूएसए एंड इंडिया। उसके बाद यहाँ पर जापान जो है उसने ज्वाइन किया। इस साल अगर हम देखते हैं तो 2 फेजेस में हेल्ड। फर्स्ट जो है फ्रॉम ट्यूसडे ऑन द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम, सेकेंड जो है अरेबियन सी मिड नवंबर। लास्ट ईयर हम देखते हैं तो अर्ली सितंबर ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान हमें देखने को मिली। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट यहाँ पर इसलिए है क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर अ डेकेड एक्सरसाइज जो है वो पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल 4 क्वाड कंट्रीज, सभी यहाँ पर जो कंट्रीज है वो इसमें इंक्लूड हुए हैं। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट देख सकते हो, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है डिफेंस मिनिस्टर का, एज इंडिया सीक्स टू इंक्रीज कोऑपरेशन विद अदर कंट्रीज इन द मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन एंड इन द लाइट ऑफ इंक्रीज्ड डिफेंस कोऑपरेशन विद ऑस्ट्रेलिया, मालाबार 2020 विल सी द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन नेवी। मतलब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है अब वो भी ज्वाइन हो गया है, मतलब यूएसए एंड इंडिया एंड जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर सेकेंड टाइम ऑस्ट्रेलिया जो है वो पार्टिसिपेट करने जा रहा है। 2007 में 2 मालाबार एक्सरसाइजेस, फर्स्ट जो है वो हेल्ड की गई थी आइलैंड ऑफ जापान, और फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज जो है हेल्ड की गई थी अवे फ्रॉम इंडियन शोर। सेकेंड जो है सितंबर 2007 विशाखापट्टनम में देखने को मिली। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया जो उससे पार्टिसिपेट किया, लेकिन अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का पार्टिसिपेशन जो है फिर से देखने को मिला है। अब आप सोचोगे ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा था, उसने क्यों छोड़ दिया था? चाइना का प्रेशर। चाइना जो है सुपर पावर बनकर उभर रहा था, चाइना का प्रेशर जो है बिल्डअप हो गया कि भैया मत करो मत करो मत करो। ऑस्ट्रेलिया मान गया, हाँ भैया नहीं करते नहीं करते नहीं करते। लेकिन अब उसको पता चला है कि जो चाइना है ये तो नो डाउट कि यहाँ पर वो इकोनॉमिकली काफ़ी सक्षम बन रहा है, मगर वो डोमिनेट करने की भी कोशिश कर रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको दूसरी कंट्रीज का साथ रहना ज़रूरी है। तो ऑस्ट्रेलिया फिर से आ गया। इम्पैक्ट क्या है? देखिए, स्टैंड ऑफ जो है वो चल रहा है ईस्टर्न लद्दाख में, है ना, कंटिन्यू है। तो इसीलिए यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट नेवीज जो है इंडो पैसिफिक रीजन में अगर यहाँ पर कर रही है तो एक स्ट्रांग मैसेज जाता है चाइना को। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चाइना जो है वो अपना एक्सपांशन जो कर रहा है उसको यहाँ पर रोकना जरूरी है, और वो रोक यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है ना। तो ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता रहना चाहिए। क्लियर है? और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी की जो एक्सरसाइजेस है, ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स इंडियन नेवी ने काफ़ी एक्सरसाइजेस कंडक्ट किए हैं। नंबर ऑफ पैसेज एक्सरसाइजेस, पैसेक्स, नेवीज फ्रॉम जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बेसिक एक्सरसाइज है, मतलब जो ऑपरेबिलिटी है उसको यहाँ पर इंक्रीज करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मालाबार जो है उसमें स्टिमुलेटेड वॉर गेम्स जो है ये इंक्लूड होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन द लेट सितंबर इंडियन नेवी ने पैसेक्स कंडक्ट किया था विद रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। जुलाई में इंडिया ने कंडक्ट किया पैसेक्स विद यूएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। ठीक है, तो ये एक लार्जेस्ट वॉरशिप है पूरी दुनिया में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अलग अलग नेवल एक्सरसाइजेज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर सेपरेट लेक्चर जो है वो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसके साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, ये आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट इस पर आते हैं। अब यहाँ पर 8.6 यहाँ पर देखिए, ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये न्यूज़ हमें देखने को मिलती है अपने रिलायंस की। ठीक है, मतलब इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज़ है। इसमें बेसिकली बात क्या की जा रही है कि रिलायंस के जो शेयर जो है रिलायंस के वो काफ़ी गिरे हैं। 8.6% फॉल जो है रिलायंस के शेयर्स में वो देखने को मिला है। अब जो रिलायंस के शेयर है इसमें मैंने भी इन्वेस्ट किया है, तो काफ़ी फॉल देखने को मिला है। मतलब फॉल मतलब पहले नहीं, अभी हाल ही में, मतलब फॉल जब हुआ है तभी किया है, तो इसलिए ऐसा नहीं नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर इसके रीजंस जो है ये बताए गए हैं। देखिए, शेयर प्राइसेस जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है बाय प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन उसके भी शेयर के प्राइसेस जो है काफ़ी बुरी तरीके से गिरे हैं।
मतलब अगर आप आज का भी मार्केट देखते हो तो आज का ही मार्केट जो है काफ़ी बुरी तरीके का ही चल रहा है रिलायंस का। थोड़ा बहुत बेटर जो है कल के मुकाबले देखने को मिला, लेकिन फिर भी ये नीचे ही जा रहा है। मतलब लोवेस्ट अगर आप देखोगे आज का तो 1843 के आसपास देखने को मिल रहा है और हाईएस्ट जो है 1909 के आसपास गया था। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो शेयर मार्केट चलता है वो किस तरीके से चलता है, वो चलता है आपका जो इमोशंस है, जो बैलेंस शीट है, उसी के साथ साथ जो अनाउंसमेंट्स हो सकती है और बाकी जो ग्लोबल सिनारियो में जो इलेक्शंस के मूड चल रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे तो अभी काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट बन जाता है, क्योंकि यूएसए के इलेक्शंस आप देखिए, बिहार के इलेक्शंस आप देखिए, तो बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, सडनली फ्लक्चुएट हो सकता है। ट्रंप अगर हार जाते हैं तो यहाँ पर सीधा फ्लक्चुएट होकर जो मार्केट है वो नीचे आएगा, है ना। तो ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप देखोगे जो शेयर मार्केट होता है काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों से बनता है, छोटी छोटी चीज़ों से फ्लक्चुएट हो जाता है। अब यहाँ पर जो 8.6% फॉल हुआ है उसके पीछे कारण क्या है? अब यहाँ पर जो कारण बताया जा रहा है, टोटल मार्केट, यहाँ पर आप देखोगे 8.6% जो फॉल हुआ है, इसे टोटल मार्केट कैप जो है वो नीचे लेकर आ गया है 1.23 लाख करोड़ से। ठीक है, मतलब यहाँ पर 16.6 बिलियन फ्रॉम 14.37 लाख करोड़ ऑन फ्राइडे टू 13.14 लाख करोड़ ऑन मंडे। आप समझ सकते हो कितना धड़ 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 नीचे आ रहा है। अब ये जो शार्प फॉल हुआ है इसके पीछे के रीजन क्या है? देखिए, ये जो सेल ऑफ है, क्योंकि क्या होता है शेयर मार्केट बेसिकली चलता कैसे है, यहाँ पर भी डिमांड एंड सप्लाई पर सब कुछ चलता है। अगर आप ज़्यादा खरीदने लगोगे शेयर, अगर आप परचेस करने लगोगे तो फिर क्या होगा? शेयर आप परचेस कर रहे हो, मतलब डिमांड इंक्रीज हो रही है, मतलब प्राइजेस जो है वो हाई जा रहे हैं। वही अगर आप सेल कर रहे हो मतलब क्या, उसकी डिमांड कम हो रही है, सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, सप्लाई बढ़ रहा है, तो उसके प्राइजेस नीचे जाएंगे। तो मतलब अभी शेयर मार्केट जो है उसमें रिलायंस के जो है वो सेल ऑफ हो रहा है, इसीलिए तो उसके प्राइजेस जो है कम हो रहे हैं। ट्रिगर्ड बाय, क्यों ट्रिगर्ड हो रहा है? वीक सेकेंड क्वार्टर उसका रिजल्ट आया है और वो काफी वीक रहा है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है 15% फॉल हुआ है 9567 करोड़ से। अब ड्यू टू शार्प डिक्लाइन, यहाँ पर जो हमें डिक्लाइन देखने को मिला है काफ़ी इसमें हुआ है। मतलब यहाँ पर आप बैरल जो ऑयल है उसमें बोलिए, रिटेल आर्म जो उसमें भी वीक देखने को मिला है पेंडेमिक की वजह से, है ना, लॉकडाउन की वजह से। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जियो जो है, रिलायंस जियो, इसका बड़ा है, उस वजह से हमें कम देखने को मिल रहा है, मतलब 15% देखने को मिल रहा है, नहीं तो ये और भी ज़्यादा होता। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये डिक्लाइन होने की वजह से जो शार्प डिक्लाइन है हमें वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब एक्सपर्ट जो है उनका क्या बोलना है कि आपने यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए क्या रिलायंस के इसमें? देखिए, एक्सपर्ट जो उनका ये बोलना है कि शेयर प्राइजेस जो है वो काफ़ी हीट हुए हैं, है ना, काफ़ी हीट हुए हैं, मतलब काफ़ी ऊंचे स्तर पर गया था। मतलब अगर आप देखोगे तो 2369 के आसपास जो शेयर प्राइस है वो चला गया था। अब यहाँ पर उसका डिक्लाइन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली इसमें शेयर में इन्वेस्ट अभी करना चाहिए क्या? देखिए, इन्वेस्ट तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि रिलायंस अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट वो एक अच्छा ये है कि उसको कम नहीं आने देगा। अगर आपने जो स्कैम 1992 अगर सीरीज देखी है उसमें एक मनु नाम का आदमी है, ठीक है, कोबरा बोलते थे उसको, कोबरा, तो वो था, वो बियर वाला था। मतलब कैसा है बियर वाला? मतलब वो बियर नहीं ये बियर मतलब नीचे बियर एंड बुल जो होता है मार्केट में, वो तो वो नीचे जैसे जैसे मार्केट जाता है वैसे वैसे वो खेलते हैं, तो उस पर वो काम करता था। तो उसमें कैसा था कि वो सेल कर देना, सेल अगर आप करते हो, बहुत ज़्यादा सेल कर दोगे तो मार्केट डाउन हो जाएगा, फिर उसके बाद परचेस कर लेना। जैसे जैसे सेल करते हो आप तो मार्केट डाउन जाता है ना। तो अब मार्केट जब डाउन जा रहा है तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर रिलायंस की भी वो शेयर जो है वो बेचना शुरू कर दिया था उसने, रिलायंस की शेयर बेचना शुरू कर दिया। जब धीरू भाई अंबानी का काल था उस टाइम की बात है, शेयर के प्राइसेस डाउन जा रहे थे, धीरू भाई अंबानी ने बोला भाई मेरे से घेटे ले रहा है तू, उन्होंने अपना आदमी खड़ा कर दिया, वो परचेस कर रहा है। मतलब ये सेल कर रहा है, ये परचेस कर रहा है, ये सेल कर रहा है, ये परचेस कर रहा है, ये सेल कर रहा है, ये परचेस कर रहा है। मतलब क्या था कि उन्होंने बराबर मार्केट को स्टेबलाइज रखा, उन्होंने सेल होने की वजह से उनके शेयर प्राइसेस नीचे जाने ही नहीं दिए। तो ये यहाँ पर देखने को मिला। आखिर में उसको कोबरा जो उसको फिर हार माननी पड़ी कि देखो यार ये हो गया है ऐसा। तो ये रिलायंस जो है वो मतलब वो रखते हैं बराबर, वो उसमें कोई आपको नुकसान होता नहीं है मोस्ट प्रोबेबली, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो। ठीक है, सम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म जो है जैसे कि मैक्यूरिन, उसने कहा है कि 42% तक और डाउनसाइड जा सकता है रिलायंस की शेयर, क्योंकि जो यूएसए है उसके इलेक्शंस के रिजल्ट, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर नो फ्रेश ट्रिगर्स फॉर शेयर प्राइस राइज, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो कोई भी फ्रेश ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं होने वाली है कि हम ये कर रहे हैं, इसके साथ ये जुड़ रहे हैं। क्योंकि जब अनाउंसमेंट हुई थी तो सोचिए ना, सीधा
₹850 शेयर का प्राइजेस था, सीधा बढ़कर वो 2000 के पार पहुंच गया था। मतलब आप सोचिए कि कितना जबरदस्त तरीके का उछाल जो है वो शेयर के इसको मिला था। अब यहाँ पर हम देखते हैं आउटसाइड द क्वाड। यहाँ पर बेसिकली आप क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग अगर देखते हो तो ये क्या है, ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है बिटवीन इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अभी आपने देखा है मालाबार एक्सरसाइज के बारे में, तो अभी इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है, ये यहाँ पर फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन जो है वहाँ पर ये इंश्योर करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, अब इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझनी है वो क्या है कि क्वाड का आइडिया क्या है। आइडिया है, फर्स्ट यहाँ पर आई थी बाय द जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे 2007 में, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है उसको डर था कि यार अगर हम कर देते हैं तो फिर चाइना से हम दूर चले जाएंगे, ऐसा सब कुछ। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर से 2012 में शिंजो आबे ने बोला डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड एक हम बनाते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए ये रहेंगे, जिससे कि मैरीटाइम कॉमन्स जो है वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड रहे। उसमें चाइना ने, स्पेशली चाइना जो उसने काफ़ी ज़्यादा दखलंदाजी करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर यहाँ पर हो ना सका और यहाँ पर एक क्वाड जो है वो बनता हुआ हमें देखने को मिला। क्वेश्चन इज नो लॉन्गर अबाउट क्वाड्स सस्टेनेबिलिटी, जो सस्टेनेबिलिटी उस पर बिल्कुल नहीं है, लेकिन इंडिया जो है कितना फुल एडवांटेज उसका ले सकता है, पॉसिबिलिटीज जो उसका फायदा उठा सकता है। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे नए इंटरनेशनल कोएलिशन बन रहे हैं, अभी जो पुराने दोस्त थे वो दुश्मन बनते जा रहे हैं और जो दुश्मन थे वो भी दोस्त बनते जा रहे हैं। काफ़ी सारी आइडियोलॉजीज जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है ना। मतलब अभी अगर आप देखोगे यूएसए के इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें भी काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, और इसी के चलते अलग अलग फेजेस जो है वो भी यहाँ पर निकल कर आए थे। मतलब अगर आप देखोगे तो पहले कुछ फेज अलग था जिसमें इंडिया और यूएसए के रिलेशन जो है वो खराब चल रहे थे, जो हमने पहले न्यूज़पेपर में डिस्कस किए हुए हैं, कल के परसों के न्यूज़पेपर में डिस्कस किए हुए हैं। अब फिर उसके बाद हमें कोल्ड वॉर जो है वो सिनारियो देखने को मिलता है। फिर उसके बाद सोवियत यूनियन जो है वो कोलैप्स हो गया था, उसके बाद यूनिपोलर मूवमेंट जो है वो शुरू हो गई थी, जहाँ पर यूएसए जो है उसका दबदबा हमें देखने को मिल रहा था। अब देखिए इंडिया उस टाइम पर अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो भी कोलैप्स हो गया था, क्योंकि 1991 का फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखे थे, जहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है इंडिया का बहुत बुरी तरीके का हुआ था, है ना। तो ये हमें देखने को मिला। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें चेंजेस करके इंडिया को भी थोड़ा बहुत अपने काफ़ी सारे चेंजेस जो है वो करने पड़े। अब उसके बाद जो कश्मीर है, न्यूक्लियर क्वेश्चन है, वो इंडिया के जो टेरिटोरियल पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है चाइना के, वो वहाँ पर देखने को मिले। फिर उसके बाद क्या होता है, जो दिल्ली है उसने ये देखा कि भैया ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में हमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये देखने को मिला। इंडिया को ये समझ में आ गया कि ब्रिक्स पर हम पूरा का पूरा डिपेंडेंट रह के कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जो ब्रिक्स है वो हमारी इतनी कुछ मदद नहीं कर पाएगा एट प्रेजेंट सिनारियो में अगर हम देखते हैं तो इंडिया जो है उसने अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर दिया कि एक मल्टीपोलर एशिया वो यहाँ पर बनना चाहिए, क्योंकि मल्टीपोलर अगर एशिया बनता है तो फिर यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके की चीज़ जो है वो हम देख सकते हैं, है ना। मल्टीपोलर एशिया अगर बन जाता है तो अब ऐसे सिनारियो में कैसा है कि बैलेंस जो है पावर का वो रहना चाहिए, क्योंकि चाइना का अगर दबदबा हो जाता है एशिया में तो फिर चाइना जो है वो तो अपनी रंग रलिया नचाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमें बेटर जो अपॉर्चुनिटी है वो सभी देशों के लिए क्रिएट करना पड़ेगा, ये यहाँ पर इंडिया ने सोचा। अब इसमें फोर्थ फेज आ जाता है। फोर्थ फेज कैसा है, मल्टीलैटरलिज्म का। मतलब इंडिया ने जैसा सोचा है कि भैया मल्टीलैटरलिज्म आना चाहिए, तो इसके 3 फीचर्स है। पहला है रिलेटिव राइज इन दिल्लीज इंटरनेशनल स्टैंडिंग। अभी देखिए अभी वो पुराना इंडिया नहीं रहा जहाँ पर इंडिया की रिस्पेक्ट ना की जाए, है ना। अभी यहाँ पर पूरा वर्ल्ड जो है वो इंडिया की रिस्पेक्ट करता है, इंडिया के बारे में सोचता है, इंडिया के बारे में सुनता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ग्रेट पावर कंसेंसस जो है ऑन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ये देखने को मिलता है, और यूएस चाइना राइवलरी जो उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ अच्छा सोच सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर कॉन्सिक्वेंशियल डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं यूएस इलेक्शन के बाद, तो यहाँ पर हमें देखने को, हमने ये भी देखा, अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था न्यूज़पेपर के, कि अगर ट्रम्प जीतता है तो क्या होगा, बिडेन जीतता है तो क्या होगा। तो बेनिफिट होता है इंडिया को अगर ट्रम्प जीतता है तो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बिडेन जो है वो यहाँ पर अमेरिकन इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है कि बाय अमेरिकन, जैसा हमने भी किया हुआ है आत्मनिर्भर इंडिया, है ना, तो उसके बारे में। तो अब यहाँ पर इंडिया जो है वो रीशेप कर सकता है, क्योंकि इंडिया भी वही सिनारियो पर चल रहा है, अमेरिका भी वही रोल जो है वो अपनाएगा। तो ऐसे सिनारियो में क्या है कि अनलाइक इन दी पास, दिल्ली के पास अभी रिसोर्सेस है, लेवरेज है, पॉलिटिकल विल है कि वो अब यहाँ पर ग्लोबल ऑर्डर में डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर सकता है, जिससे कि अब इंडिया जो है वो तय कर पाएगा कि अब यहाँ पर हमें क्या करना है, किस तरीके हमें दोस्ती जो है वो आगे बढ़ानी है। तो ये एक पर्सपेक्टिव यहाँ पर हमें देखने को मिलता है।
नेक्स्ट यहाँ पर द हिंदू जो है उसका एक न्यूज़ आर्टिकल है कि 30 इंडियन सिटीज जो है वाटर रिस्क फेस करेगी बाय 2050, ऐसा बोला जा रहा है। तो इससे रिलेटेड एक मेंस क्वेश्चन जो है वो भी आपके लिए आ रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पॉन्ज सिटीज? स्पॉन्ज सिटीज जो है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है। एग्जामिन हाउ दिस कॉन्सेप्ट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू इंडियन अर्बन लैंडस्केप। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है, आपको इसका जवाब जो है सही तरीके से बताना है। अब यहाँ पर वाटर रिस्क की जब हम बात करते हैं, वाटर रिस्क नियरली अ थर्ड ऑफ 100 सिटीज पूरे वर्ल्ड में वाटर रिस्क से गुजर रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ड्रॉट्स, कहीं पर ड्रॉट्स है, कहीं पर फ्लडिंग है। अब फ्लडिंग जो है वो काफ़ी बुरी तरीके की हो जाती है, काफ़ी रिस्क जो है वो हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट होता है ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर का। जो ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है कि हमारे यहाँ पर क्यों नहीं है ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी से रिलेटेड फिर आता है एक कॉन्सेप्ट जो है स्पॉन्ज सिटी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो फ्लड है उसको मिटिगेट करना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, पाथवे जो है वाटर सिक्योरिटी के लिए वो यहाँ पर क्रिएट करना ज़रूरी है कि कैसे हम यहाँ पर क्रिएट करें। मोस्ट प्रॉमिसिंग कॉन्सेप्ट अगर हम देखते हैं इसके लिए तो वो है स्पॉन्ज सिटी का। मतलब ये क्या है, ये एक ऐसी सिटी बनाओ जो कि ज़्यादा परमिएबल हो, जहाँ पर जो वाटर है वो होल्ड करके रख सके, जिसको हम बाद में इस्तेमाल। अब कैसे, तो पानी जो है, बरसात जो उसका पानी यहाँ पर आया, मतलब यहाँ पर लेक्स है, उसी के साथ यहाँ पर हमें रेन वाटर गार्डन देखने को मिल रहा है, वेटलैंड्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, कैनल्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, रेन वाटर रिसाइकलिंग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया है। मतलब बेसिकली क्या है, जो पानी यहाँ पर आया, देखिए स्पॉन्ज सिटी जो स्पंज होता है ना उस तरीके का, यहाँ पर बेसिकली क्या किया जा रहा है कि पानी को स्पंज क्या करता है, स्पंज को उसके ऊपर आप पानी डालो, उसके ऊपर जब आप पानी डालते हो तो वो सोख कर रखता है ना, अपने पास दबा कर रखता है। तो यही चीज, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि वह पानी जो ऊपर से आएगा, जो भी पानी ऊपर से आएगा उसको हमें यहाँ पर नीचे पर्कुलेट करके उसको प्रॉपर स्टोर करके रखना है, उसको सेव करके रखना है, जिससे कि हम उसे बाद में इस्तेमाल कर सके। मतलब ये क्या करते हैं, रेन वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब करना, बाद में जो नेचुरली फिल्टर किया जाता है सॉइल के द्वारा, और फिर उसको अर्बन एक्वीफील्ड्स जो है उसमें रीच कराना। अर्बन एक्वीफील्ड्स में अगर वो रीच हो जाता है उसके बाद वो ग्राउंड वाटर के तब्दील में आ जाता है और फिर उसको हम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम वाटर जो है ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अर्बन और पेरी अर्बन वेल से, है ना, मतलब जो हापसी होती है उससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो वाटर है इजीली ट्रीट किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है सिटी वाटर सप्लाई के लिए। अब उसी के साथ साथ ये डेवलपमेंट जो है ओपन ग्रीन स्पेस, ये भी यहाँ पर बताता है, इंटरकनेक्टेड वाटरवेज के बारे में बताता है, अर्बन इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के बारे में बताता है। क्या हमें ऐसा कहीं पर देखने को मिलता है स्पॉन्ज सिटी का? जी हाँ, जो शेंजेन है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट अमंग 30 सिटीज चाइना ने जो अपनाया है इस इनिशिएटिव के लिए। इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है जिसमें हमें अर्बन लोकल्स का देखने को मिलता है जो फ्लड एंड यहाँ पर रेन वाटर का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से करते हैं। इसमें हमें ड्रेनेज पैटर्न बोलिए, जिससे कि क्या होगा, फ्लड जो है उससे भी हम लड़ सकते हैं। जो पानी आ रहा है उसको प्रॉपर नीचे पर्कुलेट करके हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या है, फ्लड कंट्रोल, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। आपको सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो स्पॉन्ज सिटी है इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो फ्लड कंट्रोल होगा, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी, वाटर प्यूरिफिकेशन होगा, क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए न्यूज़पेपर जो है वो देख लेते हैं। तो ये फ्रंट पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिलती है कि फर्स्ट इंडिया बॉर्न मिनिस्टर न्यूजीलैंड में देखने को मिल रही है। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, प्रियंका, ठीक है, राधाकृष्णन। तो ये नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधा आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कौन से इसकी है, न्यूजीलैंड की है। और कौन बनेगा करोड़पति में अगर आपका नंबर लगा है तो फिर उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ऑन टेबल फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ LAC टॉक। यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो उसका फिर से यहाँ पर टॉक जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सिटी की न्यूज़ है जहाँ पर पोल्यूशन, उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। दूसरा यहाँ पर सिटी, फिर से वही चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कस्टडियल डेथ, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। पुलिस की कस्टडी में अगर डेथ हो जाती है तो उसे कस्टडियल डेथ जो है वो भी कहा जाता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला जो है वो बना हुआ है कस्टडियल डेथ का। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको क्या है कि मेंस में आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कस्टडियल डेथ के बारे में। तो आपको इसके रिगार्डिंग पता रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप अगर मतलब लिख पाओ या फिर समझ पाओ तो ये भी मतलब आप देख सकते हो, क्योंकि कैसा है कि मेंस में आपको कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे वो आप बता नहीं सकते हो।
तो इसीलिए आपको हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, है ना। तो कस्टोडियल वायलेंस, कस्टोडियल डेथ, इसके रिगार्डिंग क्या होता है फिर आपको, ऐसा नहीं है कि नॉर्मली आपको कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल वायलेंस के बारे में बोला गया तो आप क्या लिखोगे कि भैया यहाँ पर जो कस्टोडियल डेथ है, जो पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाए तो वो कस्टोडियल डेथ रहेगी। फिर उसके बाद ये काफ़ी इसका ड्रॉबैक जो है काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, इसके लिए हमें पुलिस को, ये नहीं, आपको थोड़ा क्या होता है, आपको हर क्वेश्चन में जो भी आप मेंस के लिए क्वेश्चन लिखते हो उसमें आपको थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी लिखना पड़ता है। जैसे कि फर्स्ट कीजिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा जो अवेलेबल रहता है उसमें काफ़ी ज़्यादा बताया गया है कि आप अगर देखोगे तो बहुत सारे हमें डेथ जो है वो देखने को मिले हैं। मतलब समझ लीजिए 1800 के आसपास डेथ हमें देखने को मिले, कस्टोडियल डेथ, लेकिन सिर्फ 26 पुलिसमैन जो है उनको कन्विक्ट किया गया है कस्टोडियल वायलेंस के लिए। मतलब समझ सकते हो, इतनी ज़्यादा डेथ हुई है लेकिन इतने कम लोगों को यहाँ पर ये किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कस्टोडियल डेथ जो है उसमें इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि कन्विक्शन जो है काफ़ी कम रहता है ना। और रीजन क्या रहता है कस्टोडियल डेथ के लिए, स्ट्रॉन्ग लिटिगेशन उसके लिए अवेलेबल नहीं है, इंस्टीट्यूशनल काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है, उसी के साथ एक्सेसिव फोर्स, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे टॉर्चर, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इससे रिलेटेड लीगल प्रोविजंस अगर हम देखते हैं तो अगर हम सीआरपीसी देखें सेक्शन 41 भी हमें देखने को मिलता है। तो काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपको इसके रिगार्डिंग पता रहे। मतलब बोलने का मतलब ये है कि आपको जब भी आप ऐसा लिख रहे हो तो उसमें आपको कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी डालनी पड़ेगी, जिससे कि ऐसा उसको ना लगे देखने वाले को या फिर चेक करने वाले को कि भैया ये सिर्फ अपने मन से फेंक रहा है ना। जब हम थोड़े फैक्चुअल चीज़ें लिखते हैं तो फिर उसको ये आता है कि अरे बाप रे इसने भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे लिखना होता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे खास न्यूज़ जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते आसाम मैन जो है वो डाइट इन मिजोरम कस्टडी, ये भी देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर एडिटोरियल आइडियाज पेज हो गया, एक्सप्लेन सेक्शन जो है वो हमारा हो गया। वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं तो फिर वही ट्रम्प की न्यूज़ जो है वो देखने को मिल रही है ना। और उसी के साथ साथ बांग्लादेश जो है वहाँ की भी न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो अटैक है वो किए जा रहे हैं। इकोनॉमी की अगर हम न्यूज़ देखते हैं तो यहाँ पर रिलायंस का तो हमने देखा ही है। उसी के साथ यहाँ पर HDFC का क्वार्टर सेकंड जो है उसमें भी फॉल हमें देखने को मिला है। और हालांकि यहाँ पर फॉल देखने को मिला है और PNB का यहाँ पर जंप हुआ है, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में देखोगे तो प्राइजेस जो है उसमें इतना फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है HDFC के इसमें, ठीक है। और उसी के साथ कस्टम ड्यूटी नीड जुडिशियस यूज़, ठीक है, स्लोली इसको फेस आउट करना ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये हमें इकोनॉमी के सेक्शन में देखने को मिलती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स न्यूज़ जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए और MM Academy ऐप को डाउनलोड ज़रूर कीजिए, जहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज काफ़ी अच्छे क्वालिटी के मिल रहे हैं लोवेस्ट प्राइजेस पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।